नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और इसराइल के द्वारा शुरू किया गया गल्फ वॉर अब भारत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। 4 मार्च की सुबह की बात है। भारतीय महासागर में श्रीलंका के गाले शहर से करीब 40 नॉटिकल मील दूर एक ईरानी युद्धपोत सफर कर रहा था। नाम था आइरिस डीना। सिर्फ 2 हफ्ते पहले यह जहाज भारतीय नौसेना के साथ मिलन एक्सरसाइज 2026 में हिस्सा लेकर वापस लौट रहा था। Ladies and gentlemen, the contingent from Iran. भारतीय नौसेना ने खुद उसका स्वागत किया था, हैशटैग के साथ दोस्ती के पुल। लेकिन आज सुबह अमेरिका की इस पर नजर थी कि वह जहाज ईरान लौट रहा है। उसी समय अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी MK-48 टारपीडो इस ईरानी युद्धपोत पर हमला कर देती है और कुछ ही सेकंड में वह ईरानी युद्धपोत समुद्र में समा जाता है। 87 ईरानी सैनिक मारे जाते हैं। वहीं बचे हुए 32 को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा बचाया जाता है। और भारत ने क्या किया? कुछ नहीं। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आता है, नॉट अवर बिजनेस, यानी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की बात नहीं है। इंडियन ओशन में अमेरिका द्वारा एक युद्धपोत पर अटैक किया जाता है और भारत की तरफ से इस तरह का ट्वीट आना किसी हैरानी से कम नहीं है। क्या हमारा देश अमेरिका और इसराइल के आगे कुछ भी बोलने में असमर्थ है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये युद्ध कैसे आगे बढ़ रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान के साथ साथ वहां के सारे बड़े शहरों पर हमले हुए हैं। अमेरिकी फोर्सेज ने ईरान में 2000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी करी है और लगभग ईरान का हर कोना इस बमबारी से प्रभावित हुआ है। दूसरी तरफ ईरान भी हार नहीं मान रहा है। उसने मिडिल ईस्ट के 9 देशों में फैले 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी है। हालांकि इसमें से ज्यादातर हमलों को रोक लिया गया था, लेकिन बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर से धुआं उठता देखा गया। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवल ऑपरेशंस का केंद्र है। कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हुए। इसके पीछे का कारण फ्रेंडली फायर बताया गया। वहीं 2 ड्रोन सऊदी अरब के रियाद में सीधे अमेरिकी दूतावास से टकराए। ईरान के हमलों में कम से कम 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। वहीं इसराइल में भी ईरानी अटैक से तेल अवीव में 40 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ईरान में अमेरिकी इसराइल हमले के द्वारा 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और जो हमले ईरान ने गल्फ राज्यों पर किए हैं उनमें 9 लोग मारे गए। अमेरिका और इसराइल को उम्मीद थी कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी की मौत के बाद ईरान जल्दी हार मान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा ये वॉर नए इलाकों तक फैलती जा रही है। लेबनान का हिजबुल्लाह भी अब इस जंग में ईरान के पक्ष से शामिल हो गया है। इसके अलावा जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल के रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और उसने धमकी दी है कि अगर कोई भी जहाज यहां से गुजरा तो उसे आग लगा दी जाएगी। दुनिया के कुल तेल की 20% खपत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। याद रहे, यह भारत के लिए एक बड़े नाइटमेयर की तरह है। पहले हम आइरिस डेना की कहानी समझते हैं, क्योंकि इस कहानी में हम जितना गहराई में जाते हैं, ये कहानी उतनी ही ज्यादा परेशान कर देने वाली हो जाती है। ये कोई आम युद्धपोत नहीं था। आइरिस डेना भारतीय नौसेना की एक प्रमुख मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर वापस ईरान लौट रहा था। भारतीय नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांडर ने 17 फरवरी को ट्वीट करते हुए इसका स्वागत किया और हैशटैग्स थे ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप और यूनाइटेड थ्रू ओशंस। वहीं इस जहाज में सवार ईरानी की सैनिकों ने विशाखापट्टनम में हुई परेड में भी हिस्सा लिया था। आप इमेजिन करो, बस 2 हफ्ते पहले ये सोल्जर विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे थे और 2 हफ्ते बाद इन 87 सोल्जर के शव समुद्र में तैर रहे थे। सबसे बुरी बात यह है कि अमेरिका ने इंडियन ओशन में इस जहाज को डुबो दिया, लेकिन भारतीय सरकार द्वारा इस पर एक शब्द तक नहीं बोला गया। इसके खिलाफ बोलने की तो बात छोड़ो, जब आइरिस डीना से मदद की कॉल आई तब श्रीलंकाई सेना उन्हें बचाने पहुंची, जबकि भारत ने कुछ भी नहीं किया। ईरान के इंडिया में एम्बेसडर मोहम्मद फतह अली ने भी कहा है कि भारत की तरफ से ईरान को कोई संदेश तक नहीं भेजा गया और ना ही कोई बातचीत हुई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा कि नियमों के मुताबिक उस जहाज पर कोई भी हथियार नहीं था और वो बिल्कुल डिफेंसलेस था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ अमेरिका और इसराइल से पूछा जाना चाहिए कि ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका इतना गिर गया है कि उसने अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई परवाह तक नहीं रही। बिना किसी प्रोवोकेशन के दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बेहिसाब बमबारी की जा रही है। दुनिया के हर देश का फर्ज बनता है कि वो अमेरिका के इस एक्शन पर सवाल उठाए और कई करेजियस लीडर ऐसा कर भी रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए। स्पेन अमेरिका का साथी रहा है, नाटो का सदस्य भी है,
फिर भी स्पेन के पीएम अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और अपने सैन्य ठिकानों को अमेरिका के इस्तेमाल के लिए मना कर रहे हैं। भारत की बात करें तो पिछले 10 सालों में भारत ने ये कहा है कि इंडियन ओशन भारत के प्रभाव क्षेत्र में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को हिंद महासागर का रक्षक बताया है। भारत ने खुद को हिंद महासागर क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर घोषित किया था। अब बात ये आती है कि भारत खुद को एक सुरक्षा साझेदार के तौर पर श्रीलंका जैसे छोटे देश के सामने कैसे पेश करेगा, जहां जो हमारे साथ संयुक्त अभ्यास कर लौट रहा होता है उसे बिना हमारी अनुमति के समुद्र में डुबो दिया जाता है। कुछ लोग ये बहाना बना रहे हैं कि भारतीय महासागर पूरी तरह से भारत की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी बातें पहले चीन कहा करता था कि इंडियन ओशन भारत का बैकयार्ड नहीं हो सकता। और अगर यह सच है तो हम खुद को सुरक्षा का मुख्य जिम्मेदार क्यों मानते हैं? हम खुद को इंडियन ओशन का रक्षक क्यों बताते हैं? ये मेरे विचार नहीं है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। भारतीय नौसेना इंडियन ओशन की गार्डियन की तरह तैनात है। इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। साथ दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, मामला इससे कहीं गहरा है। न सिर्फ जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, बल्कि दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। गठबंधन बदल रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चित हो रही है और जो इसके साथ खुद को ढाल नहीं पा रहे हैं वे पीछे छूट रहे हैं। ट्रंप ने बार बार कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को रोका है। उन्होंने भारत को एक डेड इकोनॉमी कहा है, भारतीयों को जंजीरों में बांधकर डिपोर्ट किया है। अमेरिकी उप विदेश सचिव तो ये खुले में कह रहे हैं कि अमेरिका कभी भी भारत को वो फायदा नहीं देगा जो चीन को मिला है। But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. और अमेरिका कभी भी ट्रेड डील्स के जरिए इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर नहीं बनने देगा। यही कारण है दोस्तों, विपक्ष के नेता बार बार कह रहे हैं कि पीएम मोदी पूरी तरह अमेरिका के आगे घुटने टेक चुके हैं। पीएम मोदी ने सरेंडर कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? आपको ये दूर की बात लग सकती है, लेकिन अब चलिए ऐसी बात करते हैं जो सीधे आपके जेब पर असर डालेगी। ये बात है ऑयल की। रूस भारत का सबसे पुराना दोस्त रहा है, लेकिन ट्रंप के आदेश पर मोदी सरकार ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद मिडिल ईस्ट में आयात होने वाला तेल भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। भारत अपनी तेल की जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट से 55% तेल आयात करता है, मतलब दोनों तरफ से सप्लाई अब रुक गई है। ऊपर से भारत के पास चीन जैसी कोई स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व सुविधा भी नहीं है। फरवरी में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि भारत के पास 74 दिनों का तेल रिजर्व है। It comes to 74 days. Ideally it should be 90. लेकिन अब मोदी सरकार दावा कर रही है कि हमारे पास सिर्फ 25 दिनों का तेल रिजर्व बचा है। पता नहीं कौन सी बात यहाँ सच है। और अभी जो हुआ वो सबसे हैरान करने वाली बात है। अमेरिका ने एक बयान में कहा कि हमारे द्वारा भारत को रूस से 30 दिन के लिए तेल खरीदने की इजाजत दी गई है। Allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil. And this Russian oil was already at sea; it was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this. सोच कर देखो ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के लिए दूसरे देश से तेल खरीदने के लिए तीसरे देश की अनुमति लेनी पड़ रही है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि यह एक अस्थायी कदम है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। सोचो ये कितना अपमानजनक है हमारे लिए। इन सब का असर अभी से आपकी जेब पर दिखने लग गया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब वॉर पर वापस आए तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि खामनेई की हत्या के बाद ईरान में एक नागरिक क्रांति होगी और ईरान वासी इस्लामी सरकार को गिरा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इस्लामी शासन अभी भी काबू में है और वे अगला सुप्रीम लीडर चुनने की तैयारी में है। इस बीच अमेरिका एक और खतरनाक खेल खेल रहा है। इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ट्रंप सरकार और CIA ईरान में कर्दिश विद्रोही समूह से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। योजना यह है कि इन समूहों को हथियार सप्लाई किए जाएं ताकि वे बगावत कर सकें और सरकार को गिरा सकें। यही तरीका CIA ने इराक और सीरिया में भी अपनाया था, जिसके कारण दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस युद्ध के जल्द खत्म होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सुपर पावर देश ने किसी और देश में लोकतंत्र लाने की कोशिश करी है तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिला है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इस तबाही की सबसे बड़ी कीमत आम लोग उठाते हैं।
चाहे वो ईरान के आम लोग हो या इजराइल के आम लोग हो, यूएई, कतर, बहरीन, इंडिया या यहाँ तक कि अमेरिका के आम लोग हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।